जी बेटा, कोई बता सकता है कल क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? आप आए थे कल? पहला लेक्चर आपका? दूसरा मतलब पहले लेक्चर लिए हुए आपने? ओरिएंटेशन ली थी? अच्छा चलिए सही है। जिसने कल का लेक्चर और उससे पहले का लेक्चर, जी बेटा आप बताना। ठीक है। ठीक है। रिकवर कैसे करेगा मतलब ये दूसरा बंदा सोचेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर फिर सोचेगा कि उसने रिकवर कैसे करना है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, आपका मतलब ये है कि जब एक वो पार्टी जो जिसके पास प्रोडक्ट आती है, जो टैक्स पे करके आ चुकी होती है लेकिन उसने यूटिलाइज नहीं करनी होती, या कह लें कि वो एंड कंज्यूमर नहीं होती, तो फिर उसने सेल्स टैक्स का बर्डन भी बेयर नहीं करना होता। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग फिर जो वो टैक्स दे के आ चुका होता है अपनी परचेज के ऊपर, देखो मैं परचेज करूंगा तो मैं किसी को टैक्स दे के आऊंगा ना, और दूसरे मायनों में कोई मुझे सेल करेगा तो कोई मुझे टैक्स लगाएगा ना। क्या एक ही बात कर रहा हूं मैं? कोई मुझे सेल करेगा तो वो मुझे टैक्स लगाएगा, मैं किसी से परचेज करूंगा तो मैं किसी को टैक्स दे के आऊंगा। एक ही बात है, अलग अलग बातें हैं? एक ही बात है। लेकिन जब चीज़ मेरी ना हो तो फिर बर्डन मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, तो फिर मैं क्या करता हूं? फिर जब मैं किसी से लेता हूं, जब मैं किसी को सप्लाई करके मैं किसी से जब टैक्स क्लेम करता हूं, अपना दिया हुआ उससे क्या करता हूं? फिर मैं नेट ऑफ करता हूं। अच्छा, कल आपने ना ये देखा होगा, मैंने एक पॉजिटिव फिगर बनाई थी और एक बनाई थी कौन सी? नेगेटिव। ये देख रहे हैं यहां पे सामने आपकी क्या आ रहा है? जो पैसा आपको टैक्स का मिला है सप्लाई करके, सप्लाई करने का मतलब आपने चीजें बेची और आपने अगले बंदे को टैक्स लगाया, उसने आपको टैक्स दिया, तो पैसा किसके पास? आपके पास आया ना, मेरे पास। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं होलसेलर की। किसकी? ये होलसेलर की बात कर रहे हैं यहां पे। होलसेलर का बर्डन तो नहीं था, बर्डन किसका था? ये एंड कंज्यूमर का था। भाई होलसेलर ने जो टैक्स रिकवर किया, इसका भी एक नाम है टैक्स के अंदर, इसको भी मैं एक नाम दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ये जो पॉजिटिव 22 है, ये 22 रुपए क्या है? कोई आप बता दें मुझे जरा, इतनी ऊंची आवाज में बताएगा कि मेरे माइक से आवाज इनको जाए, ऑनलाइन वालों को। जी बेटा। 22 रुपये जो टोटल टैक्स लगा उसमें जो किसी और को पता है? एग्जैक्ट पता है 22 रुपए? जी आप बता दें। होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं, ये बर्डन उसने यहाँ पे अपना रिकवर कर लिया अगले बंदे से। भाई तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? कोई और बता दे बेटा, आप ही बता दें, एक ही बच्चे को आता है क्लास में। जी आप बता दें। उसने, ठीक है, आपके कहने का मतलब है उसने ये वाला 18% क्या किया है? रिकवर किया है, क्योंकि उसका तो बर्डन ही नहीं है। इसका ये जो रिकवरी की है मैंने, इसका भी एक नाम है टैक्स के अंदर। और ये जो मैं अपनी परचेज पे दे के आया था, मैं, अच्छा मैं यहाँ पे आई थिंक मैंने यहाँ पे ये होलसेलर जो है वो गलत लिखा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है ऐसा। ये मैं डिस्ट्रीब्यूटर का हिसाब किताब देख रहा हूँ। चलें इसको डिस्ट्रीब्यूटर कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर के केस में मुझे ये बताएं, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटर कर देता हूँ, ये लें जी, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर के केस में पैसा आया कितना? आया मतलब सप्लाई करने पे टैक्स का पैसा आया कितना? और मुझसे गया कितना था? 18 गया था। सप्लाई करने पे 22 आया था, एग्रीड, और परचेज करने पे 18 मुझसे गया था। अच्छा, ये जो पैसा आया है इसका नाम है सेल्स टैक्स की जुबान में आउटपुट टैक्स। क्या नाम है जी इसका? आउटपुट टैक्स। अब अगर मैं एक बात बोलूं कि यार आउटपुट टैक्स क्या होता है, तो इतना सिंपल है। सेल करने पे जो आप किसी को टैक्स लगाते हैं, ऑब्वियसली अगला बंदा आपको फिर देगा। मैं सिर्फ लगाने की और जो पे करके आया हूं उसकी बात कर रहा हूं। सेल करने पे जो आपने टैक्स लगाना है उसका नाम क्या होता है?
और इसी तरह जो परचेज करने पे आपने दे के आए होना है पीछे, उसका क्या नाम होगा? इनपुट टैक्स। उसका क्या नाम है जी? इनपुट टैक्स। आज आप लोगों ने दो नई टर्म्स जो है ना वो सीख ली हैं। एक कौन सी? आउटपुट टैक्स की, और दूसरी बेटा मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है? बेहतरीन है बेटा, बेहतरीन है। आर सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो होलसेलर का आउटपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट टैक्स होगा। ये बात की ना बहुत अच्छी। होलसेलर का आउटपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट टैक्स नहीं होगा। इनपुट टैक्स किसी भी बंदे का वो होगा जो उसने अपनी परचेज पे पिछली पार्टी को दिया हुआ है। एक मिनट जरा और आसान करते हैं, आप लोग आपके लिए और आसान करते हैं। ये देखें जी, पहले क्या था? मैन्युफैक्चरर, इसके बाद कौन था? डिस्ट्रीब्यूटर, इसके बाद कौन था? होलसेलर, इसके बाद कौन था जी? रिटेलर, और उसके बाद कौन था जी? एंड कंज्यूमर। प्रोडक्ट किसके पास जाएगी? बर्डन किसका होगा? चलें ठीक है। इसका मतलब ना बर्डन इसका, ना बर्डन इसका, ना बर्डन इसका, ना ही बर्डन इसका। लेकिन जब ये बंदा परचेज करेगा इससे किससे? मैन्युफैक्चरर से। डिस्ट्रीब्यूटर जब मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है तो उसको टैक्स दे के आता है। ये जब इससे परचेज करता है ये इसको कोई ना कोई टैक्स दे के आता है। ये जब इससे परचेज करता है इसको कोई ना कोई टैक्स दे के आता है। हर बंदा अपनी से पिछली पार्टी को कोई ना कोई टैक्स दे के आ रहा है अपनी परचेज के ऊपर, अपनी परचेज के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ जब ये इसको सप्लाई करता है तो ये इससे कुछ ना कुछ क्लेम भी करता है। जब ये इसको सप्लाई करता है तो कुछ ना कुछ क्लेम भी करता है। कुछ भी मिसाल ले रहा हूं मैं। तो पॉइंट ये है कि यार जब बर्डन किस बंदे का हुआ? जब बर्डन एंड कंज्यूमर का हुआ तो बीच वाली पार्टीज फिर क्या हुई? उनके ऊपर बर्डन ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। उनका काम क्या है? सिंपल। उनका काम ये है कि मैंने जितनी परचेजेस की, मैंने जितनी परचेजेस पे इनपुट टैक्स दिया, ये देखें मैंने क्या नाम दिया इसको? परचेजेस के ऊपर। मैंने जितनी परचेजेस पे इनपुट टैक्स दिया था उस इनपुट टैक्स को मैंने अपने आउटपुट टैक्स से कंपेयर करना है, अपना पैसा साइड पे कर लेना है, और जितना बचेगा वो किसको दे देना है? पेबल टू गवर्नमेंट हो जाएगा। अच्छा, आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल लिखें जी अपने पास। मिस्टर ए जी, मिस्टर ए ने सप्लाई की है ये 3 सप्लाई की है, गुड ए, गुड बी एंड गुड सी। सर जी बात आ रही है समझ? अच्छा, मिस्टर ए कौन है जी? मिस्टर ए हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर। क्या है जी? इनका स्टेटस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर का स्टेटस है। क्या ये मैन्युफैक्चरर भी हो सकता था? हाँ हो सकता था। हाँ ये होलसेलर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मैंने इसको क्या रखा है? डिस्ट्रीब्यूटर रखा है। मिस्टर ए डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप ये तो नहीं समझ बैठे कि डिस्ट्रीब्यूटर कभी एंड यूजर हो ही नहीं सकता? हो सकता, इवन मैन्युफैक्चरर खुद भी हो सकता है एंड यूजर। तो सेल्स टैक्स ढूंढता किसको है? एंड यूजर को ढूंढता है। भाई ऐसा नहीं है कि एंड यूजर आप और मैं ही हैं। भाई जो ऊपर कंपनीज हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं उनको भी तो जरूरत पड़ सकती है चीजों की। अच्छा चलें ठीक है। मिस्टर ए ने सप्लाई की है गुड ए, बी और सी। भाई इसने जो सेल प्राइस सेट की है, सेल प्राइस उसने सेट की है वो कितनी की है जी? वो इसने की है 60 रुपये, वो इसने की है 80 रुपये, वो इसने की है 100 रुपये। बात आ रही है समझ? लेकिन मुझे बताएं मिस्टर ए ने क्या ये चीज़ें खरीदी नहीं होंगी? डिस्ट्रीब्यूटर है वो, मैन्युफैक्चरर तो नहीं है। मतलब बनाई भी होती तो इसने रॉ मटेरियल लिया होना था, पहले मुख्तलिफ लोगों से रॉ मटेरियल लेता, फिर उसको बनाता, प्रोसेस करता, और फिर उसकी पैकेजिंग करता, उसको डिजाइनिंग करता, जो भी करता, फिर बेचता। मैन्युफैक्चरर होता तो। लेकिन ये कौन है? इसका मतलब इसने खरीदी होगी किसी से। वो कौन होगा? मैन्युफैक्चरर होगा। जब इसने मैन्युफैक्चरर से खरीदी होगी तो क्या मैन्युफैक्चरर ने इसको टैक्स लगाया होगा? हाँ लगाया होगा। अच्छा ये मैंने आपको किस चीज की डिटेल दी है अभी तक? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में वो कैसे बनती है? उसमें प्रॉफिट कैसे आता है? एक ऐसी मिसाल ले रहा हूं, मतलब प्रॉफिट कैसे आता है? कोई भी बता दे यार, बिल्कुल बेसिक। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। इसका मतलब यहां पे आपके पास अभी कौन सी इंफॉर्मेशन है? सिर्फ सेल की है। आपके पास किस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है?
अच्छा चलें, कॉस्ट ऑफ सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये लें जी, मैंने आपके लिए कॉस्ट ऑफ सेल की इन्फॉर्मेशन लिख दी कि ये हैं जी मेरी परचेजेस, ये मेरी परचेज की इन्फॉर्मेशन है भाई। गुड ए जो है वो मेरी कितने की परचेज हुई है, गुड बी जो है वो मेरी कितने की परचेज हुई थी, और गुड सी जो है वो मेरी कितने की परचेज हुई है। ये हुई है जी मेरी 40 की परचेज, ये हुई है 60 की परचेज, और ये हुई है 80 की परचेज। ये परचेज प्राइस है, और ऊपर वाली कौन सी थी, सेल प्राइस। अच्छा, मेरे लिए जो परचेज प्राइस है वो मैन्युफैक्चरर के लिए क्या होगी, वो मैन्युफैक्चरर की सेल प्राइस है। तो मैन्युफैक्चरर की जो सेल प्राइस होगी, मैन्युफैक्चरर ने उसके ऊपर टैक्स लगा के दी होगी मुझे चीज। अच्छा, फिर मेरे लिए मेरी सेल प्राइस ये है, एग्री करते हैं। मैंने जब आगे बेचनी है किसी को, मैं जब किसी को सप्लाई करूंगा, तो जो मेरे लिए सेल प्राइस है, जो मेरा मार्जिन ऐड करने के बाद उसके ऊपर टैक्स चार्ज करूंगा मैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है। अब कहानी आपके सामने है। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं जी, मैं कह रहा हूं कि रेट ऑफ सेल्स टैक्स कितना है, रेट हमारे पास है जी 18%। आपसे रिक्वायर्ड क्या है, आपसे मैं रिक्वायर ये कर रहा हूं कि आप मुझे क्या निकाल दें, सेल्स टैक्स का पेबल निकाल के दे दें मुझे। चले शाबाश सर, 2 मिनट ले लें, 2-3 मिनट ले लें। सेल्स टैक्स का पेबल निकाल के देना है। पेबल कैसे आता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। चलें आप लोगों के लिए मजीद आसान कर देता हूं, ये लें जी, लिख दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। सर अच्छा, आपको मजीद नहीं आता, मैं आपको मजीद बता देता हूं। आउटपुट टैक्स किसके ऊपर कंप्यूट होता है, सप्लाई के ऊपर। जब आप सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, तो आप क्या करते हैं, टैक्स चार्ज करते हैं और अगले बंदे से क्लेम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। ये लें जी, ये आता है आपका हमेशा सप्लाई के ऊपर, और इनपुट टैक्स हमेशा किसके ऊपर होता है, परचेज के ऊपर। चले अब आप 2 मिनट का टाइम ले लें और मुझे यहां से मेरा पेबल निकाल के दे दें। ये लें बेटा, सवाल आपके सामने है, बैठ जाएं यार, बैठ जाएं, जल्दी बैठ जाएं। सवाल आपके सामने है, जल्दी से कंप्यूट करना है। जी ऑनलाइन वाले हजरात, मिस्टर ए का स्टेटस है डिस्ट्रीब्यूटर का, सॉल्व कर दें जी। एक आंसर आ चुका है मेरे पास, क्या है जी, जी 20, 3.8, एक का है 10.6, 10.8, 10.8। अच्छा चलें, आ जाएं आ जाएं, हाँ जी, और कर लें, चले सब कर लेना एक बार, पहला सवाल है, सब कर लें, मसला नहीं है। अरे बेहतरीन यार, जितना भी आया रखो अपने पास रखो, रुको ज़रा, मैं खुद भी कंप्यूट करूँगा ना। टोटल पूछ रहे हैं भाई मैं पेबल पूछ रहा हूँ, मैं पेबल पूछ रहा हूँ, सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूटर ने टैक्स की अथॉरिटीज को देना है, जो एफबीआर को जाके देना है, मैं पेबल की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे उसका हिसाब किताब नेट करके बताओ, जो लिया, जो दिया, जो कुछ भी किया, अब नेट बता दो क्या हिसाब किताब है। अच्छा जी चले, मैं करवा देता हूँ, आसान है, मैं करवा देता हूँ। जिसका जो भी आंसर है वो अपने सामने रख ले और मेरी बात सुन ले। भाई सप्लाई का क्या स्टेटस है, इधर देखें, इधर देखें, एक मामूली सा फॉर्मेट आप लोग को दिखा रहा हूं जो आप लोगों ने याद रखना है, और इसके बाद थोड़ा सा एडवांस भी करेंगे इसको, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। ये देखें, सबसे पहले आपने हेडिंग किसकी देनी है, आउटपुट टैक्स की हेडिंग देनी है, दे देंगे जी। आउटपुट टैक्स की हेडिंग देने के बाद आपने क्या बताना है, आप यहां पे क्या बताएंगे, जो आपने टैक्स अगले बंदों से लेना है। आउटपुट टैक्स का मतलब है कि जो टैक्स आपने सप्लाई करके चार्ज करना है और अगला बंदा आपको देगा। या मैं आपसे मैं एक बात बोला करूंगा, आउटपुट टैक्स का मतलब है जो आपकी सप्लाई के ऊपर टैक्स लगेगा, और इनपुट टैक्स का मतलब है कि जो आप अपनी परचेजेस के ऊपर टैक्स दे के आए हुए हैं। ठीक है जी, अब हमने 3 चीजें बेची हैं, 2 चीजें बेची हैं, 1 चीज बेची है, 3 चीजें बेची हैं, तो हमें टैक्स वाले को अलग अलग बताना पड़ेगा कि हमने ये बेचा, इतना टैक्स लिया, ये खरीदा, इतना टैक्स दिया था। चले आ जाए,
ये जी आपका फॉर्मेट है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हो गई आपकी। यहां पे क्या आएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहां पे क्या आ जाएगा आप लोगों का जी, रेट आ जाएगा। और रेट के बाद क्या निकल के आएगा अल्टीमेटली, क्या ये फॉर्मेट सही है? क्या इस फॉर्मेट से आप लोग सब एग्री करते हैं? क्या वही आंसर आएगा जो आप लोगों ने निकाला है? चलिए वही निकाल के देखते हैं अभी। ये देखें, अरे कंबाइन निकालिए, कोई मसला नहीं है, मैं यही तो सिखाने बैठा हूँ, मैं यही तो सिखाने बैठा हूँ बेटा। चलें, गुड ए बेची थी कितने की, 60 की बेची थी, वैल्यू ऑफ सप्लाई 60 थी। गुड बी कितने की बेची थी, और गुड सी थी हमारे पास 80 और 100, 18% रेट हो गया सेल्स टैक्स का। आंसर बताएं जी। 10.8, 14.4 और 18। चलें, ये आपने किसका काम कर लिया अभी तक, जरा सम बताते हैं मुझे इसका। 43.2 हो गया, 43.2 हो गया जी। ये आपका निकल गया है टोटल आउटपुट टैक्स, टोटल आउटपुट टैक्स। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स की वर्किंग करें अपने पास। चलें जी दोबारा से, गुड ए आपने खरीदी थी, बी एंड सी कितने की खरीदी है यार, 40, 60 और 80 की। वही आप 18% दे के आए होंगे, तो आपने अब क्या करना है, वो 18% क्लेम करना है। क्लेम क्यों करना है, क्योंकि आप चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा आंसर बताएं जी मुझे इसका। 7.2, 10.8, 14.4। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया इनपुट टैक्स का, 32.4। और अगर आपने आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स किया तो फिर सेल्स टैक्स का पेएबल इज इक्वल टू क्या क्या होगा, 43.2 ऊपर से आया, माइनस किया 32.4 इज इक्वल टू 11.10 चलें जी 10.8। इसको नोट कर लें अपने पास, ऐसे ही नोट कर लिएगा। ये बेसिक सा एक फॉर्मेट है सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल का। आपने जो 18 नंबर का न्यूमेरिकल करना है वो इसी फॉर्मेट पे करना है जैसे मैंने आपको भी बताया। जी सर, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, खैर है। इसको नोट कर लें यार प्लीज़। ये कल वाली जो हमने सारी कहानी की थी उसके ऊपर आपने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल अभी देख लिया। आगे बढ़ जाऊं जी। बिल्कुल लिखना ज़रूरी है, बिल्कुल लिखना ज़रूरी है भाई, फॉर्मेट है, लिखना पड़ेगा। अच्छा उसकी रीज़न है क्यों लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक आपको क्या पता है रेट कितने हैं। ये चीज़ें कौन सी होंगी, ये जो मैं जिनके ऊपर 18% लगा रहा हूँ, ये गुड्स कौन सी हैं, टैक्सेबल गुड्स हैं। क्या 18 नंबर का जो बड़ा न्यूमेरिकल आएगा 20 नंबर का, उसके अंदर सिर्फ टैक्सेबल गुड्स होंगी? क्या वो सिर्फ इसी तरह का होगा? नहीं, उसके अंदर एग्जेम्प्ट गुड्स भी होंगी। तो जब एक गुड एग्जेम्प्ट हो जाएगी तो फिर 18 की जगह क्या आएगा, 0 आएगा? नहीं, 0 नहीं आएगा। 0% तो फिर भी कुछ ना कुछ होता है। 18% की जगह क्या आएगा, एक सिंपल डैश आ जाएगी ऐसे, सही है। अच्छा, और जहां पे 0% लगना होगा, एक जगह है वहां पे, अभी आपको पढ़ाऊंगा कि क्यों 0% लगता है आपके ऊपर वो, तो वहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर, 0%। तो अभी आपको 18 नजर आ रहा है, लेकिन जो न्यूमेरिकल होगा उसमें 18 नजर नहीं आएगा, आपको मल्टीपल रेट्स आएंगे। लेकिन ये मल्टीपल रेट्स में प्रोविंशियल वाली बात नहीं कर रहा, बात आइए समझ। चलें ठीक है, अब वापस आ जाएं। ये बात मेरे साथ रीड करें जी। मैंने ना एक बॉक्स बनवाया था सबसे पहले दिन। मेरे प्यारे भाई आप थे उस क्लास में? जी आप थे। वो बॉक्स रीड करवा दें, वो क्या था? जी जी वही वाला, वो बॉक्स रीड करवाएं जरा। जब एक रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है तो सेल्स टैक्स लगता है, और इसको क्या कहते हैं? ठीक है, मैंने आपको गुड्स की मिसाल बताई थी। गुड्स में क्या क्या आता है?
गुड्स में सब कुछ आता है। सब कुछ का मतलब है कि सारी मूवेबल चीजें आती हैं सिवाय कैश के, मनी, सिक्योरिटीज, स्टॉक्स। ठीक हो गया, ये हमें गुड्स का पता चल गया था उस दिन। सप्लाई के बारे में हमने बात कर ली थी, सप्लाई कब कब हो जाती है, वो सारे सिनेरियोज, वो जो डेट वाला था, ट्रांसफर और वो सारी चीजें। ठीक है जी, हमने सप्लाई की बात भी कर ली थी, हमने गुड्स की बात भी कर ली थी। अब पीछे बातें दो रह गई यार। ये रजिस्टर्ड बंदा कौन होता है? हु इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड? ये सवाल था ना आप लोग के जहन में, आप लोग क्यों नहीं है रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड? फिर मैंने पूरी सप्लाई चेन आपको बताई थी। फिर किसी ने कहा था कि सर क्या ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन को रजिस्टर्ड होना जरूरी है या नहीं? उसका जवाब ये लेना, एनी इंपोर्टर, इंपोर्टर कौन होता है? जो चीजों को पाकिस्तान में इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट करके बेचता है, वो बंदा इंपोर्टर हो सकता है। क्या इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है? क्या इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स भी हो सकता है? मतलब बनी बनाई चीजें बाहर से लाए और बनी बनाई बेच दे, हो सकता है? हो सकता है। क्या रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करे, यहां पे ला के मैन्युफैक्चरिंग करे और फिर बेचे? हाँ, हो सकता है, कोई मसला नहीं है। हर तरह का इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सपोर्टर, ये कौन है? जिसने अपने मुल्क से चीजें बाहर एक्सपोर्ट करनी है। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, पूरी की पूरी सप्लाई चेन आ रही है। कहता है कि इज नॉट लायबल टू सेल्स टैक्स अनटिल एंड अनलेस ही इज अ, भाई देखें टैक्स कौन पे करता है? सबसे पहली बात, वो जो मैंने टैक्सेबल एक्टिविटी की बात की थी, उसके अंदर बंदा कौन था? रजिस्टर्ड पर्सन था। मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, सेल्स टैक्स के एम्बिट में आता होगा, उसी के ऊपर सेल्स टैक्स का कानून लगेगा। अब ये लोग तब तक टैक्स पे नहीं कर सकते जब तक ये क्या नहीं है। अच्छा, अब सुने जी, रजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं कि वो पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ये बात बड़ी समझने वाली है कि यार देखें, उसने बोला, इसके ऊपर ना जरा गौर करिएगा। मैंने ना एक कानून बनाया और मैंने बोला कि इस पूरी क्लास ने क्या करना है, इस पूरी क्लास ने ना मुझे आके इस बॉक्स के अंदर 10 रुपये रख के चले जाने हैं यार। इसकी वजह से ना हम अपना ये जो हमने हिसाब किताब बनाया हुआ है ना, ये चलाएंगे। मैंने एक मुल्क बनाया है और मैंने उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे पैसे रख के जाया करो और अकॉर्डिंगली ना हम सब अपने सारे खर्चे वर्चे मैनेज करेंगे। आपका काम क्या, आप यहाँ पे आओगे, आपको पानी मिलेगा, आपको लाइट गैस बिजली हर चीज़ मिलेगी। आपका काम क्या है, आपने क्या करना है, सिर्फ 10 रुपये देना है। अच्छा जी, ठीक है, कोई मसला नहीं, दे देंगे। 4-5 बंदे जो है ना वॉलंटरीली आ गए, खुद से आ गए। मैं इनको लाया नहीं पकड़ के। इन्होंने बोला सर हमारा ना नाम एक लिस्ट में लिख लें, हम तो आपको डेली आके पैसे दिया करेंगे और आपके यहाँ पे जमा करवा दिया करेंगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, जो भी आपका बॉक्स है, रख देंगे। क्या बाकी बच्चे क्लास में नहीं आ रहे? क्या ये बाकी फैसिलिटीज यूज नहीं कर रहे? कर तो रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। जो खुद से आए हैं वो तो ठीक है, उनका तो कोई मसला नहीं। मैंने बोला था कि आप सबने काम करना है, मैंने बोला था, मैंने रिक्वायरमेंट रखी थी। कुछ खुद से आ गए। अब मुझे बताएं, जो बाकी नहीं आए वो लायबल हैं आने के या नहीं? वो लायबल हैं पे करने के या नहीं? अगर एक कानून बनाया था कि हम इस तरह से लेके चलेंगे चीजों को, तो ये जो बाकी बच गए हैं देखें, कुछ आएंगे खुद से, वो अच्छे बच्चे हैं भाई, वो आ गए। जो नहीं आए, क्या वो लायबल टू पे थे या नहीं थे? ये बताएं मुझे। थे। अब इसका मतलब ये कि वो कानून की क्या कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रहे। अब इस बात को लेकर आता हूं मैं सेल्स टैक्स में। टैक्स वाले ने ये बोला, कोई भी इंपोर्टर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, इन सब के लिए रिक्वायरमेंट है किस चीज की, कि ये अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाएं। कुछ लोगों ने खुद से करवा लिया और वो सेल्स टैक्स पे करने लग गए। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं करवाया, और उसमें कुछ लोग ये भी करते हैं कि यार मतलब अगले बंदे से क्लेम कर लेते हैं और टैक्स की अथॉरिटीज को जमा ही नहीं करवाते। क्योंकि जमा क्यों नहीं करवाते? क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, लोगों से टैक्स क्लेम कर रहे हैं। एक बात बताएं, 2 दुकानें हो, एक दुकान है टैक्स में रजिस्टर्ड और दूसरी दुकान टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, चीजें दोनों दुकानों पे एक जैसी पड़ी हुई हैं, क्या जो रजिस्टर्ड नहीं है वो आपको सस्ती देगा या उतनी की देगा? सस्ती देगा, उतनी की देगा? सोच के बताएं भाई, सोच के बताएं। उतने की ही देगा ना जो उसकी मार्केट वर्थ है। जो रजिस्टर्ड बंदा है वो तो टैक्स भी पे कर रहा होगा, और जो अनरजिस्टर्ड है वो टैक्स भी पे नहीं कर रहा, चीज भी आपको उतने की दे रहा है। बात कोई जहन में आ रही है यार कि वो किस तरह से जो है ना गवर्नमेंट का नुकसान कर रहा है? एक चीज। अब बात यह है कि रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड में हर बंदा तो था, पॉइंट ये कि
लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, अब जो बंदा खुद आ गया था चल के, उसकी तो मैंने बात की ही नहीं, वो तो बहुत अच्छा बंदा है, वो अपनी रिटर्न सबमिट कराता है, जितना टैक्स बनता है वो देता है। भाई जो बंदा लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, जो बच्चे नहीं आए थे, क्या मैं किसी को भी पकड़ के बोल सकता हूं भाई यहाँ पे सबमिट करो क्योंकि तुम मेरी फैसिलिटीज यूज कर रहे हो, तुम सारे बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हो, तो तुम पे लाइबल हो टू पे? ऐसा है? तो यही है। कुछ बंदे आ जाएंगे गवर्नमेंट के पास खुद कि सर ये देखें हमारा पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगी हुई है, हमारा सारा सिस्टम बना हुआ है, हमने आपके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, हम जो है ना आपको सेल्स टैक्स टाइमली पे करते हैं, ये हमारी सारी रिटर्न्स हैं। एक अच्छा इंसान, अच्छा शहरी यही करेगा, अच्छी कंपनी यही करेगी। लेकिन कुछ क्या होंगे उसके अंदर गंदे अंडे, वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएंगे, लेकिन वो क्या होंगे? लायबल टू बी। क्या एफबीआर किसी को, उनको भी नोटिस भेज सकता है कि तुम अपना टैक्स सबमिट करवाओ? दैट्स वाई उसने यहां पे बोला रजिस्टर्ड बंदा वो समझा जाएगा जो रजिस्टर्ड तो है, लेकिन जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है वो भी समझा जाएगा, क्योंकि मैं कल इसको भी कटहरे में ला सकता हूं कि तुमने टैक्स पे क्यों नहीं किया। एक बात आ गई समझ? अच्छा हाँ, एक चीज़ है, इसी क्लास में अब जो बच्चे आके पैसे जमा करा रहे थे वो फैसिलिटीज ऑब्टेन कर रहे थे, एसी है, पानी है, कुछ भी है, सब ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पैसा पे नहीं कर रहा, क्या मेरे पास इख्तियार है कि मैं उसको क्लास से बाहर निकाल दूं फिर? तो जो बेनिफिट्स एक रजिस्टर्ड बंदे को अवेलेबल होंगे, उस स्टूडेंट को अवेलेबल होंगे जो मेरे उस बॉक्स में लाके अपने फंड सबमिट करवा रहा है, जो बेनिफिट्स उसको होंगे, क्या जो अनरजिस्टर्ड था, जो फंड सबमिट नहीं करा रहा था, उसको होंगे वो बेनिफिट्स? होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। इसलिए जरा इस लाइन को पढ़ें जी, इस लाइन को, प्रोवाइडेड दैट को पढ़ लें जरा, फिर मैं बताता हूं कि ये किस बेनिफिट की बात कर रहा है। पढ़ें जी, इसको पढ़ें, जल्दी पढ़ें। हाँ जी, पढ़ लिया इसको? अब जरा 5 मिनट पीछे आ जाएं, जब हम बात किसकी कर रहे थे? आउटपुट टैक्स की और इनपुट टैक्स की। सप्लाई चेन में ये देखें जी, ये कौन थे? मिस्टर ए डिस्ट्रीब्यूटर थे, मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन थे, मिस्टर ए कौन थे? डिस्ट्रीब्यूटर थे। इन्होंने अपना टैक्स सबमिट किया, तो इन्होंने टैक्स वाली अथॉरिटी से एक बेनिफिट भी लिया। बेनिफिट कौन सा लिया देख के बताएं? ये क्या किया इसने? ये देखें जी, बेनिफिट कौन सा लिया इसने? आप कह रहे हैं कि सर ये देखें इसने 32 रुपए का टैक्स जो है क्लेम किया हुआ है। अगर ये 32 रुपए का टैक्स क्लेम ना कर सकता होता तो फिर ये कितने पे करता? अदरवाइज क्योंकि इसने क्लेम कर लिया तो कितने पे कर रहे हैं? तो अब जरा इस बात को फिर से एक बार देखें। वो कह रहे हैं कि जो बंदा रजिस्टर नहीं होगा वो इस टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई भी बेनिफिट आपसे नहीं ले सकता। और वो बेनिफिट किस नेचर का होता? इनपुट टैक्स का बेनिफिट होता। अब होता क्या है देखें जी, आप, मैं नॉर्मली, अगर आप लोगों ने सुना भी होगा, आप जैसे पूरा साल में इंटरनेट के बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं, जितना भी आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, और फिर बाद में जब आपकी रिटर्न बनती है तो आप वो जितने टैक्सेस पे किए होते हैं वो सारे के सारे आप क्लेम कर लेते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलता है उसका, ठीक है। अब पॉइंट ये कि जो बंदा रजिस्टर ही नहीं है एफबीआर के खातों के अंदर, क्या वो उठ के जा सकता है कि मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं देना, हाँ जो मैं किसी को दे के आया था ना टैक्स, वो मुझे क्लेम कर दो? लॉजिकली समझ आती है ये बात? ये बेनिफिट किसको मिलना चाहिए था? रजिस्टर्ड को। अनरजिस्टर्ड को ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था। इसी तरह अनरजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स भी क्लेम और कौन कर सकता है? सिर्फ यहां तक आती है बात समझ? तो जी हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, यहां पे लिख लें, बल्कि ऊपर आता हूं ना, बॉक्स में आता हूं जहां बनवाया था मैंने, यहां पे आ जाए जी। रजिस्टर्ड पर्सन कौन कौन होता है? रजिस्टर्ड पर्सन लिख लें अपने पास। मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। क्या एंड यूजर को भी रजिस्टर्ड होना चाहिए? आपके और मेरे जैसे को सोच के बताइएगा, क्यों नहीं होना चाहिए? वो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड नहीं है और उसने आगे क्लेम नहीं करना, क्योंकि बर्डन किसका है? उसी का है, ठीक है, एंड कंज्यूमर का। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर,
ये हो गए रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाई की बात हम कर चुके, टैक्सेबल गुड्स की बात हम कर चुके, रेट की बात हम कर चुके। अब एक और मजीद चीज हमने देखनी है, उसका नाम क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी। इसकी भी एक डेफिनेशन है, वो भी बताता हूं आप लोगों को। नोट कर लिए जी? जी बेटा नोट कर लिए? जी ऐसा ही है। ये देखें, अब एक और मिसाल लेते हैं। मैन्युफैक्चरर है जी, एक मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है जी मिस्टर ए। बात को जरा गौर से सुनेगा। और ये कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है। दूसरी तरफ एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनका नाम है मिस्टर बी। और ये कौन है जी, ये अनरजिस्टर्ड है। यहां तक आती है बात समझ? मैन्युफैक्चरर ने एक चीज सप्लाई की है, मैन्युफैक्चरर ने एक सेल की है, किसको, 100 रुपए की मिस्टर बी को सेल की है। और इस सेल के नतीजे में मुझे एक बात बताएं, क्या मैन्युफैक्चरर सेल्स टैक्स नहीं लगाएगा या लगाएगा? ये क्यों लगाएगा सेल्स टैक्स? ये तो रजिस्टर्ड है, इसको तो प्रॉपर कंप्लायंस करनी है, इसको इसने जो टैक्स दिया होगा वो भी क्लेम करेगा और ये अगले बंदे को टैक्स भी चार्ज करेगा। यहां तक आ रही है बात समझ? मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए की सेल की तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगा दिया, 18 रुपए लगा दिए। डिस्ट्रीब्यूटर को ये प्रोडक्ट कितने की पड़ी है, ये डिस्ट्रीब्यूटर के खातों में 118 रुपए इज इक्वल टू कॉस्ट के नाम से आ रहे हैं। एग्री करते हैं? ठीक है, एग्री करते हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर जो इनपुट टैक्स पे करके आया है 18 रुपए का, क्या ये इसका इनपुट टैक्स है? इसका इनपुट क्यों है? क्योंकि इसकी परचेजेस के ऊपर है। भाई मिस्टर बी की तो परचेज थी ना उससे। क्या मिस्टर बी ये 18 रुपए का इनपुट टैक्स उठा के गवर्नमेंट के पास जा सकता है और कह सकता है कि मुझे मेरा इनपुट टैक्स वापस कर दो? नहीं कह सकता। उसकी रीजन क्या है? मेन अनरजिस्टर्ड है। क्या है रीजन? अनरजिस्टर्ड। अगर ये होता रजिस्टर्ड तो फिर क्या करता, फिर ये अपने आउटपुट टैक्स के साथ उसको एडजस्ट करता और जो बाकी बचता वो फिर किसको देता, गवर्नमेंट को देता। अच्छा, अब एक और बात आपको लग रहा होगा कि सर जब ये 118 रुपये क्लेम नहीं कर सकता तो ख़त्म बात, क्योंकि देखें इसने जब आगे सप्लाई करनी है तो जैसे आपने बताया कि 2 दुकानें हों, दोनों पे चीज़ सेम पड़ी हो तो चीज़ सेम रेट पे जाएगी ना ऑब्वियसली। तो मसला फिर क्या है? फिर तो किसी बंदे को रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए रजिस्टर होने की। फिर तो जहन जाता है इस तरफ। अच्छा अब सुनिएगा, एक आगे जाके एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम क्या है, फर्दर टैक्स। क्या नाम है जी उसका? ये लगता है कितने परसेंट पे, 4% के ऊपर। मतलब क्या है? मतलब क्या है, मैं हूं एक मैन्युफैक्चरर, मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मैं चीजें बना के बेचता हूं। जब मुझे पता चलेगा ना कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये क्या था, अनरजिस्टर्ड, तो मैं सिर्फ इसको 18% का टैक्स नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं इसको 18 जमा 4 122 रुपए की चीज बेचूंगा। ये वाली बात आ रही है समझ? अच्छा 2 सिनेरियो बना लेते हैं। ये लीजिए मिस्टर ए कौन थे, मिस्टर बी। 2 केसेस में, एक केस में अनरजिस्टर्ड है और दूसरे केस में मिस्टर बी क्या है जी, रजिस्टर्ड है। ऊपर वाली मिसाल ही कंटिन्यू कर रहा हूं। मिस्टर ए जब अनरजिस्टर्ड को बेचेगा और बी को बेचेगा, इसको बेचेगा चीज तो 118 रुपए, सॉरी 122 रुपए टोटल का बिल बना के देगा और इसको बेचेगा तो कितने। अब मुझे एक बात बताएं कि जो रजिस्टर्ड बंदा है उसकी परचेजेस की प्राइस भी कम हुई है कि नहीं हुई? उसकी वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और दूसरी तरफ जो अनरजिस्टर्ड बंदा है, गवर्नमेंट ने उसके साथ क्या किया, उसको एक फर्दर टैक्स का चार्ज भी लगा दिया। कितना? 4% का। अच्छा ये 4% की जो मैं फर्दर टैक्स की बात कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आगे जाके आएगा। अभी क्योंकि मुझे समझाना ये है कि क्यों रजिस्टर होने के बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये हैं, आपके सामने कॉस्ट में कितना फर्क नजर आ रहा है, 4% का फर्क नजर आ रहा है। और ये जो 4% का फर्दर टैक्स है ये कहीं पे भी क्लेम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि ये हमेशा इस बंदे की कॉस्ट का पार्ट बन के रह जाएगा। जब ये इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो अल्टीमेटली फिर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी उससे क्या होगी, रिड्यूस होगी, कम होगी।
जी बेटा, जब मैन्युफैक्चरर ए का कोई एनटीएन नहीं होगा, कोई उसका नाम पे बिल नहीं बनाना, ये सारी चीज़ें उससे 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 सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है ना, STRN सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एक एनटीएन होता है, ये सारे नंबर जब लेने हैं तभी तो उसका बिल बनेगा ना। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। रिकॉर्ड्स में अभी आप जाएंगे चैप्टर 19 में, रिकॉर्ड्स का चैप्टर पढ़ना है, तो वो बताएगा कि एक इनवॉइस कैसी होती है। एक इनवॉइस के अंदर उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है, उसका स्टेटस आना चाहिए, नीचे बारकोड आना चाहिए। क्या आपने सेल्स टैक्स की इनवॉइस नहीं देखी ऐसी कभी? देखी होगी, जरूर देखी होगी। नहीं, ARTT वाली उस पर तो नहीं होता, उस पर एनटीएन लिखा हुआ होगा शायद, लेकिन आप नॉर्मली किसी रेस्टोरेंट की देखें, आपको STRN मिल जाएगा, आपको एनटीएन मिल जाएगा, आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ मिलेगा। तो ये एक इनवॉइस की जो ना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी बात आ रही है समझ? तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जी बेटा, आपका क्वेश्चन। बेटा ये जाता कहाँ पे? ये जाता है गवर्नमेंट के पास। जी किसके पास? अनरजिस्टर्ड के पास। एक बात बताएं मुझे, ये जो अनरजिस्टर्ड बंदा है, क्या ये एक सेल्स टैक्स की इनवॉइस इशू कर सकता है? इनवॉइस इशू कर सकता है या नहीं कर सकता? जिसके ऊपर FBR की भी स्टैंप लगी हो, क्या ऐसी इनवॉइस इशू कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता। और ये बंदा ये कर सकता है। अब बायर का बिहेवियर भी देखेगा, जो खरीदने वाला बंदा है उसका बिहेवियर भी देखेगा। आप मुझे कह रहे हैं कि सर ये जो है ना अनरजिस्टर्ड बंदा, ये भी आगे टैक्स लगा दे और अल्टीमेटली पैसा क्लेम कर ले और अपना दिया हुआ एडजस्ट कर ले, जितना भी उसका बर्डन बने, अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में है। आपके अकॉर्डिंग ये तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा हमें रजिस्टर्ड होने का। अब बायर का बिहेवियर देखिएगा। मैं जब नॉर्मली कहीं पे जाता हूँ या मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ तो मेरा ये होता है कि यार आप मुझे बिल ला के दें। अगर तो वो कच्चा बिल लेके आएगा, कच्चे बिल का मतलब है कि जिसकी एंट्री FBR के सिस्टम में नहीं हुई हुई, वो सिर्फ एक बिल है, बिल फॉर्म में ला के दे दिया उसने। तो क्या बायर, आपको लगता है कि जो पढ़ा लिखा बायर है वो उसको टैक्स पे करेगा? कभी भी पे नहीं करेगा। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। हुआ क्या, मैं डेल्फ्रो पे गया, उसकी एक ब्रांच थी, तो वहाँ पे, अरे यार नाम क्यों ले लिया मैंने, चलें काट देंगे, खैर है। उसकी एक ब्रांच थी, वहाँ पे ना वो बिल धड़ाधड़ बना के दे रहे हैं, धड़ाधड़ बना के दे रहे हैं, और जो है ना वो उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी आ रहा है। अब सेल्स टैक्स आ रहा है उसके ऊपर, और उसके ऊपर सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है और इनवॉइस नंबर भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ तो है। लेकिन आपको पता है कि ना वो जो इनवॉइस होती है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की वजह से रियल टाइम जो है ना FBR से कनेक्ट होती है, रियल टाइम में। यहाँ आपने सेल की, वहाँ FBR को पता चल गया कि यार अच्छा भाई इनवॉइस आ चुकी, सेल हो चुकी, टैक्स बन चुका हमारा। रियल टाइम में होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन का। अच्छा, मैंने उनसे चाय ली और मैंने उनसे कोई कुकीज़ वगैरह, पता नहीं कॉफ़ी ली थी क्या, तो मैं चला गया नीचे, ऑडिट कर रहे थे, क्लाइंट पे बैठे हुए थे। जाके ना मैंने ऐसे ही चेक किया, क्योंकि मुझे था कि ना यार ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। मैंने जाके उसका वो चेक किया ना, जो उसका इनवॉइस का नंबर था वो डाला मैंने SRB पे, और SRB पे जाके, क्योंकि सर्विसेज में आता है वो, क्योंकि वो अब मैंने को पता है रेस्टोरेंट की चीज़ें जो है वो सर्विसेज में आती हैं, तो इसलिए मैंने SRB मतलब सिंध रेवेन्यू बोर्ड में जाके मैंने उसको चेक किया, ना कि FBR में चेक किया, क्योंकि रेलेवेंट मेरे लिए वही था। तो वहाँ पे किसी किस्म की कोई भी इनवॉइस नहीं आ रही थी, ऐसी कोई भी इनवॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा, जब मैं वापस गया उसके पास, उसने बोला सर वो थोड़ा सा टाइम लेता है अपडेट होने में, ये वो ऐसा। तो अच्छा, मैंने कहा चले ठीक है, मुझे नहीं पता होगा, फिर मैंने भी ताज़ा टेस्ट पढ़ा हुआ था फाइनल्स का तब। तो पढ़ने के बाद अच्छा खैर मैंने इंतज़ार किया, 1 घंटा 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद पता ये चला कि इनकी ये जो ब्रांच है, इनका जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, वो उसकी तार नीचे से उतरी हुई है, वो नीचे से पीछे से इंटीग्रेटेड नहीं है FBR के साथ। मतलब बिल बन रहे हैं धड़ाधड़। भाई वो जो प्रिंटिंग मशीन है उसने तो बिल निकाल के दे देना है आपको, उसने तो अपने उसी फॉन्ट में निकाल के देना है, लेकिन वो इंटीग्रेटेड नहीं थी पीछे, तो वो सेल मेरी क्या नहीं हुई, रजिस्टर नहीं हुई। बात आ रही है समझ? तो उसके ऊपर जितना भी मेरा सेल्स टैक्स उसने इनवॉइस पे दिखाया हुआ था वो मैंने सारा वापस ले लिया उससे। अब एक पढ़ा लिखा बायर तो ऐसा ही होगा ना भाई, जिसको पता होगा कि सेल्स टैक्स का हिसाब किताब क्या है। आप कभी भी उस बंदे को टैक्स नहीं देंगे जब आपको पता होगा ये गवर्नमेंट के खजाने में जाना ही नहीं है। तो बायर का भी बिहेवियर ये होता है। बात आ रही है समझ? और कल को क्योंकि देखें मिस्टर बी हैं कौन? मिस्टर बी हैं कौन? डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है कि रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड तो है, ये लाइबल टू बी रजिस्टर्ड तो है। कल को FBR को पता चला कि ये बंदा रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है और ये नहीं कर रहा अपने आप को रजिस्टर्ड, तो क्या कर सकता है उसके ऊपर?
पेनल्टी लगा सकता है, उसको पेनलाइज कर सकता है। जी आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ। जी लोकल मार्ट्स होते हैं, वो बिल निकाल के देते हैं, फिर नहीं, आपको सिंपली वो जो इनवॉइस नंबर है वो लगाना है। अच्छा, किस मार्ट की बात कर रहे हैं? अगर मैं इम्तियाज़ की बात करूं, इसकी बात कर लूं या छोटी दुकानों की बात करूं? छोटी दुकानों की बात करते हैं। ज़रा सबसे ऊपर आ जाएं, सबसे ऊपर आ जाएं। आप बात कर रहे हैं रिटेलर्स की, जो गली मोहल्लों में रिटेलर्स होते हैं। रिटेलर्स की बेटा दो कैटेगरीज हैं, एक हैं बड़े बड़े रिटेलर्स और दूसरे कौन से हैं? छोटे वाले रिटेलर्स। भाई जो छोटे रिटेलर्स हैं वो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये आपने कितनी अजीब बात की है, छोटे और बड़े रिटेलर, हमें कैसे पता चलेगा? आ जाएं जी, टैक्स वाला उसकी क्या देता है, एक डेफिनेशन देता है। जी बेटा, ये बेटा जिसने सप्लाई करनी है उसने कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैंने अगर टायर 1 रिटेलर की ऐड की हो, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम वो पढ़ाई इसलिए थी ताकि समझ आ जाए। नहीं, यहाँ पे ऐड नहीं की हुई, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इधर आ जाए जी। टायर 1 रिटेलर कौन से होते हैं और अदर देन टायर 1 रिटेलर कौन से होते हैं? ये एक कैटेगरी है, एक नाम है, इसको कोई आपने ज़्यादा टेक्निकल नहीं लेके जाना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने रिटेलर्स को, उनका सवाल ये था कि सर ये जो छोटे मोटे दुकानदार हैं ये तो हमें टैक्स लगाते ही नहीं है, मतलब फिर इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट नहीं है कि इन्होंने टैक्स पे नहीं करना? अब बात को गौर से सुने। एक हैं टायर 1 और दूसरे हैं जी अदर देन टायर 1। अदर देन टायर 1, पहली बात मैं करूंगा कि रिक्वायरमेंट किसके लिए है रजिस्टर होने की? रिक्वायरमेंट है सिर्फ इन लोगों के लिए, रिक्वायर्ड टू बी। बेटा ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है बेटा, लिखना है, ये पेपर में आ जाएगा। रिक्वायर्ड टू बी, मैं अपनी इस फाइल के ऊपर, ये जो गुड नोट के ऊपर जितनी भी चीज़ें लिख रहा हूं ना, ये आप लोगों ने ऐसे ही लिखनी है। पेपर में ये याद करके रीड करके चले जाएगा, पेपर आपका इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड कौन से हो गए जी? टायर 1 रिटेलर्स। टायर 1 एक कैटेगरी बना दी। अब इनमें कौन कौन से लोग आते हैं? वो कहते हैं कि जिसकी नेशनल और इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स हो, नेशनल और इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स। भाई क्या अगर मैं इम्तियाज की बात करूं तो नेशनल चेन ऑफ स्टोर्स में आता है वो? जे डॉट की बात करूं तो आता है, इसमें आता है ना। अब कोई बंदा गली मोहल्ले में भी जे डॉट खोलेगा तो उसको टैक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कौन सी, किस कैटेगरी में फॉल करता है वो? चेन ऑफ स्टोर्स में फॉल करता है। ऑनलाइन काम, ऑनलाइन के लिए अलग एक सेक्शन है, टेंशन नहीं लो, ऑनलाइन के लिए अलग एक सेक्शन है। दराज वराज के लिए ये सारा, इसके लिए अलग एक सेक्शन है, वो आगे जाके पढ़ाता हूँ। डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स उसको कहते हैं। अच्छा, जिसकी नेशनल और इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स हों, जो एक शॉपिंग मॉल में जिसकी दुकान हो, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जितनी भी दुकानें हैं वो सब आपको बिल बना के देते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो किस में फॉल करते हैं? टायर 1 रिटेलर में। अच्छा, शॉपिंग मॉल में दुकान होना और शॉपिंग मॉल के बाहर दुकान होना, मतलब कियोस्क, ठेले, अदर देन, मतलब ये उसमें नहीं आते। इसको मैं क्या कर रहा हूं? एक्सेप्टेंस उसमें लेके आ रहा हूं, एक्सेप्शन में लेके आ रहा हूं, एक्सेप्ट कियोस्क। अच्छा, ये आप लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है ये वाली डेफिनेशन, खास तौर पे ये बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता हो कि यार टायर 1 रिटेलर कौन से होंगे, अदर देन टायर 1 रिटेलर कौन से होंगे। क्योंकि ये तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट जरूर है कि भाई अगर अदर देन टायर 1 रिटेलर है उसको टैक्स कैसे देना है, और अगर टायर 1 रिटेलर है उसको टैक्स कैसे देना है। तो आपको अगर कैटेगरीज ही नहीं पता होंगी, कल को वो आपको बोले कि जी एक मिसेज है, मिसेज XYZ हैं, घर बैठी हुई हैं और घर बैठ के फ्रूट चाट का बिजनेस करती हैं और जो है ना पैकिंग करके बहुत अच्छे से बेचती हैं, तो बताएं कि इन्होंने इनके लिए रिक्वायरमेंट है होने की या नहीं है रजिस्टर होने की। तो आप इस बात के बाद इंशाल्लाह जरूर बता देंगे। अच्छा जी, जिसकी दुकान पे क्या लगा हुआ हो? AC लगा हुआ हो। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ये कैटेगरी बनाई ना उसने कि यार AC कौन अफोर्ड कर पाएगा? गली मोहल्ले वाला रिटेलर अफोर्ड कर पाएगा या एक बड़ा दुकानदार अफोर्ड कर पाएगा? तो एक कैटेगरी बना रहे हैं। अच्छा, जिसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल
इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना हो जी? नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं, 1.2 मिलियन से ज़्यादा हो एनुअली। बात आ रही है समझ? 1.2 मिलियन का है ना, 12 लाख ना, जिसका सालाना बिल कितने से ज़्यादा हो। अब मुझे बताएं, क्या गली मोहल्ले वाले रिटेलर का जो दुकान वाला है उसका लाख रुपए महीने का बिल आता होगा? नहीं, उसका नहीं आता होगा। तो एक कैटेगरी गवर्नमेंट को बनानी पड़ी कि बताना पड़ा कि यार कौन कौन से रिटेलर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है, कौन कौन से नहीं है। इसमें एक आध और भी है, वो मैं मिस कर रहा हूँ शायद, लेकिन वो आपके लिए समझना जरूरी नहीं है। पॉइंट ये है, 2 कैटेगरीज हैं रिटेलर के अंदर, मैन्युफैक्चरर सारे, इंपोर्टर सारे, एक्सपोर्टर सारे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर सारे। पीछे कौन से बचे? रिटेलर में 2 कैटेगरीज बनाई। पहली कैटेगरी कौन सी? टायर 1 रिटेलर, और दूसरी कौन सी? अदर देन टायर 1। अब अदर, देखिए मैंने बड़े बड़े अगर रिटेलर्स अलग कर दिए हैं तो ये अदर देन टायर 1 कौन से होंगे? ये गली मोहल्ले वाले रिटेलर्स हैं। आ रही बात समझ? यहां लिख लें, ये गली मोहल्ले वाले हैं। एक मिनट, इसके बाद टायर 1 रिटेलर्स आपको समझ आ गए, जिसके पास नेशनल और इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स हो, जो किसी क्या कहते हैं आपके शॉपिंग मॉल में ऑपरेट करता हो, लेकिन वो नहीं जो शॉपिंग मॉल के बाहर नीचे ठेले लगे होते हैं, वो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड नहीं है। वो किस में फॉल करते हैं? वो कियोस्क में फॉल करते हैं, और वो एक्सक्लूड कर दिए मैंने। जिसका बिल बिजली का कितना हो सालाना? 12 लाख से ज्यादा हो, या इसके अलावा क्या एसी लगा हुआ हो, एयर कंडीशनिंग जो है उसके पास फिट हो। 1 मिनट रुकिएगा। अब उसने बोला क्योंकि टायर 1 रिटेलर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है, दैट्स वाई इनके लिए मैंडेटरी है कि इन्होंने क्या करना है, इंस्टॉल करना है अपने पास। क्या इंस्टॉल करना है जी? पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम इन्होंने, इन रिटेलर्स ने अपने पास इंस्टॉल करना है। और ये क्या होना चाहिए? रियल टाइम इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड विद एफबीआर सिस्टम। कल मैं एक केस पढ़ रहा था, उसमें यह था कि एक बिजनेस को नोटिस इशू किया गया था, और उस नोटिस में ये लिखा हुआ था क्योंकि हमने आपको कहा था कि आपने अपना सिस्टम एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करना है, और जब हमारा कमीशन ऑफिसर वहां गया था तो आपका सिस्टम इंटीग्रेट नहीं था, आप इंटीग्रेट किए बगैर सेल्स कर रहे थे। दैट्स वाई हम आपको नीचे एक लीगल क्लॉज रिप्रोड्यूस करके बता रहे हैं, और उसमें लिखा था लेवल 1 की पेनल्टी 50,000, लेवल 2 की लाख रुपए, फिर बढ़ती जा रही थी लेवल 3, और उसके बाद लिखा था कि सील ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस। तो ये नोटिस उस बिजनेस को गया हुआ था। कहने का मतलब क्या है कि जो बंदा ये काम नहीं करेगा उसको फिर क्या जाएगा? उस तरह का नोटिस जाएगा, और उसको फिर अल्टीमेटली पिनलाइज किया जाएगा। अरे पीछे हो जाओ। उसको पिनलाइज किया जाएगा, और उसका जो बिजनेस है वो भी क्या किया जा सकता है? सील किया जा सकता है। बात आ रही है समझ? तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट है कि रियल टाइम इंटीग्रेशन जरूर करनी है। और उसकी रीजन, ताकि आपकी सेल किसको रिपोर्ट हो सके? एफबीआर को। इसको नोट कर लें अपने पास। जी सर। होलसेलर की कैटेगरी में ना वो, तो जो अनरजिस्टर्ड है मैंने उसका बिहेवियर आपको क्या बताया ऊपर कि अनरजिस्टर्ड के साथ आवाम क्या करेगी और टैक्स वाला क्या करेगा। टैक्स वाला मतलब जो टैक्स की अथॉरिटीज हैं वो क्या करेंगी? कभी भी छापा मारेगी और उसके ऊपर लगा देगी जुर्माना। ये लिखें जी अपने पास। जी सर। तो सिंपल है ना, अगर टायर 1 रिटेलर है और वो इंटीग्रेट नहीं कर रहा, उसको नोटिस जाएगा। देखिए बिजनेस तो उसका रिकॉर्ड होगा ना, बिजनेस का रिकॉर्ड तो एफबीआर के पास है, उसका नेशनल टैक्स नंबर तो होगा, इनकम टैक्स तो वो फाइल करता होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एफबीआर के सिस्टम में नहीं है, आप एफबीआर के सिस्टम में हैं, लेकिन आप सेल्स टैक्स में अगर नहीं अपने आप को इंटीग्रेट किया हुआ। अब देखें ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। जब नया पॉइंट ऑफ सेल मशीन आया था तो लोग क्या करते थे, रख तो लिए थे अपने टेबल्स पे सामने उन्होंने, अपने काउंटर्स पे, लेकिन उसको इंटीग्रेट नहीं किया हुआ था। या सपोज करें सेल कर रहा हूँ मैं 100 रुपए की, उसमें से 50 रुपए की सेल दिखा दी एफबीआर को इंटीग्रेट करके, और 50 की नहीं दिखाई मैंने, ऑफ द रिकॉर्ड चल रही है 50 की सेल। अब वो जो एक रेस्टोरेंट है यहीं शारा फैसल पे, उनको जब तक आप ये नहीं बोलते ना कि मुझे पक्का वाला बिल ला के दें, वो तब तक आपको एफबीआर से इंटीग्रेटेड वाला बिल ला के नहीं देते। अच्छा, उससे पहले वो क्या करते हैं, एक बिल ला के देते हैं, उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स आ रहा होता है। कस्टमर अगर पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या बोलेगा, पैसे ले लो और जाओ, चले जाओ। लेकिन कस्टमर को
देखिए डिफरेंस क्या है दोनों बिल्स के अंदर, एक के ऊपर जो है ना वो इनवॉइस नंबर नहीं लिखा होता और एक के ऊपर लिखा होता है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है ये। अब जो नोट करेगा उसके लिए ना, अदरवाइज देखें वो टैक्स क्या होगा अपनी जेब में डालेंगे। बारकोड भी नहीं होता, बारकोड क्योंकि तभी जनरेट होगा। तो पॉइंट मेरी बात समझ रहे हैं कि आपने इसमें पार्ट पे प्ले करना है कि आपने लोगों से परचेज नहीं करनी है, इनकेस करनी है तो कहना है भाई मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मुझे वो वाली इनवॉइस दो जो मेरी इंटीग्रेटेड हो, और वो आप रियल टाइम चेक भी कर सकते हैं, चाहे एफबीआर के साथ, चाहे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में, चाहे वो एसआरबी में। जी बेटा। नहीं, कोई भी एक इसमें से चाहे कोई भी एक मीट हो जाए तो वो टायर 1 की कैटेगरी में आ जाता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं भी स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दूंगा, वो आप लोग सिर्फ रीड कर लिएगा। जी। रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं और वो कहाँ जाने चाहिए बताया था मैंने, ऐसा। अरे तो एफबीआर का एसआरबी में जाएंगे, एफबीआर का तो नहीं देंगे आपको, ऊपर एसआरबी लिखा होगा सिंध रेवेन्यू बोर्ड, वो पैसा उन्हीं के पास जाता है, एफबीआर से नहीं होता वो। हाँ, आप कोई गुड्स परचेज करोगे उसका जो बिल होगा वो एफबीआर में जा रहा होगा, एसआरबी लिखा होता है। अगर आप सर्विसेज ले रहे हो तो एसआरबी होगा, जाकर दोबारा देखिएगा, मैंने कल रात ही खाना खाया, एसआरबी था। जी जी जी, बिल्कुल होगी। हाँ जी, आ जाएं बैठ जाएं, होगी, बिल्कुल होगी भाई। देखें टियर 1 रिटेलर के लिए रिक्वायरमेंट है। अब आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि सर किसी ने नहीं किया तो नहीं किया, तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज मैंने आपको बता दिए, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम किताबी बात ये कर रहे हैं कि यार हमें ये काम करना है, ठीक है ना, करना है, डन है। ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं, नहीं है ना, नहीं है ना बेटा, नहीं है पार्ट, वो फाइनल्स का पार्ट है, पेनल्टीज हैं वो सारी। शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया, ऐसे बीच में बहुत सारी वीडियोस आई थी मुख्तलिफ ब्रांड्स की, जहाँ पे लोग जाके उनको एक्सपोज कर रहे थे कि यार ये देखें जो है ना हमारे टैक्स की कैसे चोरी हो रही है। ऐसा था कुछ, ऐसा होता है, और वो यही सारा चक्कर है। खैर अभी जो है ना एफबीआर ने भी 1 अप्रैल से दोबारा से बहुत सख्ती कर दी है, आज से मतलब दोबारा एक नया नोटिस इशू हुई है कि लाजमी है। भाई यहाँ तक सबको समझ आता है? जी सर। एक मिनट मुझे दें, मैं ज़रा देख लूँ मुझे और क्या पढ़ाना है। चलिए टैक्सेबल एक्टिविटी कल करते हैं, या शायद भी अगर है 5-7 मिनट तो फिर बता दें मुझे। अच्छा रश लग गया, चले सर, हमारे लिए लोग खड़े हैं भाई। ठीक है जी, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और ये जो इतना भी मैंने पढ़ाया ये इसको रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।